हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और हम लोग पढ़ रहे हैं रूस की क्रांति। इस बार हम लोग पढ़ेंगे कि समाजवादी समाज का निर्माण गृह युद्ध के बाद किस तरीके से होने लगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। करें, गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योग और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। यानी गृह युद्ध जब हुआ तो बोल्शेविकों ने, या उससे पहले से ही, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बैंक को सरकार की संपत्ति घोषित कर दी गई थी। उन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती की छूट दे दी थी जिसका समाजीकरण किया जा चुका था। जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक यह दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या होती है। यानी जो जमीन थी जिसको जब्त किया गया, यानी जिसको किसानों ने कब्जा कर लिया, उस पर वे लोग क्या करते थे, सामूहिकता को दिखाने की कोशिश करते थे। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। अफसर को इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है और इसी आधार पर वे 5 वर्ष के लिए लक्ष्य तय कर सकते थे। यानी जो शासन की केंद्रीकृत नियोजन व्यवस्था थी, केंद्रीकृत यानी शासन की जो 3 इकाइयां हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इसको लागू करने के लिए क्या किया गया कि अफसरों को ये काम दिए गए कि वे तय करें कि अर्थव्यवस्था जो है किस तरीके से काम कर सकती है। और इसी को आधार मान करके उन्होंने 5 साल के लिए लक्ष्य तय करते थे कि 5 साल के लिए हमको क्या करना है। और अमल करने के लिए सरकार ने पहली 2 योजनाओं 1927 से 32 और 33 से 38 के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सभी तरह की कीमतों को स्थिर कर दिया। यानी कोई भी कीमत नहीं बढ़ी। कब से कब तक? 27 से 32 तक और 33 से 38 तक। कारण क्या था कि उद्योगों को विकसित किया जा सके। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफी गति मिली। यानी जब केंद्रीकृत नियोजन किया गया, यानी एक जगह स्थान से नियोजन शुरू किया गया, तो इससे अर्थव्यवस्था को बहुत ही ज्यादा गति मिली। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। 1929-33 के बीच तेल, कोयला, स्टील के उत्पादन में 100% वृद्धि हुई। नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आए और केंद्रीकृत नियोजन इकाई जब अपनाई गई तो इससे बड़े पैमाने पर क्या हुआ, औद्योगिक विकास हुआ। और औद्योगिक विकास का परिणाम यहाँ आप देख सकते हैं कि तेल, कोयला और स्टील में 100% की वृद्धि हुई और बहुत से ऐसे शहर थे जो औद्योगिक रूप से विकसित हुए। मगर तेज निर्माण कार्यों में दबाव में कार्य स्थितियां खराब होने लगी। मैग्निटोगोर्स्क शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया। इस दौरान मजदूरों को बड़ी सख्ती जिंदगी गुजारनी पड़ी, जिसका नतीजा यह हुआ कि पहले ही साल में 550 बार काम रुकी। यानी तेजी से जब कार्य किया गया तो बड़ी संख्या में मजदूरों को जो है जरूरत पड़ने वाली थी। तो ऐसी स्थिति में उनको सख्ती से काम लिया गया ताकि फैक्ट्री को जल्दी से जल्दी बनाया जा सके। तो यही कारण रहा कि जब मजदूरों की जिंदगी फिर से उस तरीके से होने लगी जैसे पहले थी, तो ऐसे में उन्होंने हड़ताल की और यही रीजन था कि पहले ही साल 550 बार काम रुका। रिहायशी क्वार्टरों में जाड़ों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोग 4थी मंजिल से उतरकर सड़क के पार दौड़ करके जाते थे। ये बहुत ही ज्यादा दुखदाई थी। जैसे कह रहा है कि रिहायशी क्वार्टर, रिहायशी मतलब होता है बड़े बड़े, यानी उम्दा मकान जो होते थे उसमें जाड़ों के समय में 40 डिग्री से कम तापमान पर लोगों को 4थी मंजिल से उतरना पड़ता था और फिर जा करके उनको दूसरी जगह यानी कि रोड के उस तरफ जा करके उनको शौचालय जाना पड़ता था। तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल और टफ काम था, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल समय होता है जब कोई इस तरह के हालात में मिल जाता। एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई और फैक्ट्री कामगारों एवं किसानों को विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाने के खास इंतजाम किए गए। यानी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या किया गया कि किसानों को और फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को भी विश्वविद्यालय में दाखिला देने का इंतजाम किया गया। यानी उनको भी पढ़ने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ तस्वीरें हैं जिसमें ये पहली तस्वीर है, जिस तस्वीर में आप चिमनियों से निकलते हुए धुएं को देख सकते हैं
और ये बतलाता है कि यही जो है चिमनिया जो है सोवियत रूस की सांस है, यानी इसी की वजह से सोवियत रूस जो है जिंदा है। यानी फैक्ट्रियों का होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ आप देख सकते हैं पोस्टर में लिखा है कि चिमनियों से निकलता धुआं ही सोवियत रूस की सांस है। यानी समाजवाद को कारखाने के प्रतीक के रूप में माना जाता था और इसी को आधार मान करके वहाँ ये बात लिखी हुई है कि अगर चिमनियाँ हैं उससे धुआं निकल रहे हैं, यानी चिमनियाँ चल रही है और इसी से ही समाजवाद जिंदा है। दूसरी तस्वीर में जैसा कि यहाँ किया गया कि जब स्कूली व्यवस्था जो थी उसको बढ़ाया गया, अच्छा किया गया, तब का ये चित्र है। जैसे कह रहा है कि 30 के दशक में सोवियत रूस के एक स्कूल में पढ़ते हुए बच्चे, और ये लोग किसका, सोवियत अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सभी जो है एक साथ बैठ करके अध्ययन कर रहे हैं। तो ये तस्वीर भी महत्वपूर्ण है। यहाँ एक अन्य तस्वीर भी है जिसमें आप देख सकते हैं पहली पंचवर्षीय योजना में एक बच्चा जो है वो किस तरीके से दिखाया गया है, जो सोवियत रूस के लिए काम कर रहा है, यानी रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वो अपना जो है कीमती योगदान कर रहा है। उसी तरह एक यहाँ आप देख सकते हैं मजदूरों की हालात में सुधार करने के लिए क्या किया गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि 30 के दशक में एक कारखाने का भोजन कक्ष, यानी एक कारखाने में खाना खाने के लिए, यहाँ देख ले आप टेबल पर खाने किस तरीके से कितने उम्दा तरीके से लगाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत तो नहीं, लेकिन कुछ किसानों के दुख जो थे वो दूर हुए। नेक्स्ट है कि महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बालवाड़ियां खोल दी गई, सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई, मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए। लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे क्योंकि सरकारी संसाधन सीमित थे। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि फैक्ट्री में जो लोग काम करते थे उनके लिए भी स्कूल की व्यवस्था की गई, बच्चों के लिए भी स्कूल की व्यवस्था की गई, बहुत से लोगों को जो है रोजगार दिया गया, फैक्ट्रियां चालू की गई, स्वास्थ्य सेवा सस्ती उपलब्ध कराई गई, मजदूरों के लिए रिहायशी मकान बनाए गए। लेकिन इन सब के बावजूद भी, चूंकि ये सभी जगह नहीं हुए, कुछ ही जगह जहां सरकारी सामान थे वहीं ये सब संभव हो पाया, बाकी जगह ये सब संभव नहीं हो पाए। तो इस वजह से जो समाजवाद को लेकर के लोगों ने आंदोलन किया था वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ, और इसका क्या परिणाम हुआ हम लोग इसके आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहे, सीखते रहे, देखते रहे। धन्यवाद।